Hi, good morning. Welcome back to Tahir Sir's Academy. Since we are going to start the revision session of 10th standard and 12th standard students, जिसमें से आज हम 10th standard का start करेंगे. Science 1 का first chapter that is gravitation. So today we are going to start with the first chapter of Science 1 that is gravitation. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें एज आई टोल्ड कि ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हम, जिसमें आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि एक क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव के एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अदरवाइज अल्टीमेटली अगर टाइम ज्यादा लोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा या तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, सो क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते करते समझाऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम जा सकता है, बट आप जितने भी वर्कशीट्स या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप एक टाइम लिमिट सेट करके सॉल्व करें। Let us start. The first question is, in the usual notations, the acceleration due to gravity at a height h from the surface of Earth is, पोल्स पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। पोल्स को नॉर्थ पोल ले लो या साउथ पोल ले लो, पोल्स को छोड़ के मैं ऊपर जाऊं या पोल्स के से नीचे आ जाऊं तो ग्रेविटी इवेंचुअली डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हाइट एच की बात हो रही है, तो सरफेस छोड़ के मैं जब हाइट एच पे जाऊंगा तो ग्रेविटी डिक्रीज ही होने वाली है। तो जिसमें से आप ऑप्शन देखिए ए बी सी, इनमें डिनोमिनेटर है, तो जब हम डिवाइड करते हैं चीज तो आंसर छोटा देता है। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, वो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जीएम इज गेटिंग मल्टीप्लाई विद आर प्लस एच द होल स्क्वायर, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर ज्यादा आएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन अपने आप डिस्कार्ड हो गया। ओके, तो इसको हटा देंगे हम। बचे ये तीन ऑप्शन। ये तीन ऑप्शन में से फॉर्मूला है डायरेक्टली जीएम का, क्या फॉर्मूला है? द सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जी स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जीएम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। कैसे आता है? बाय इक्वेटिंग बोथ द फोर्स के इक्वेशंस को, F इज इक्वल्स टू एम जी एंड F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, इसमें एम एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाले F इज इक्वल्स टू एम जी एंड F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो गया तो जी का वैल्यू क्या मिला? जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ओके, सेकेंड वाला, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, इट्स बेटर फॉर्मूला याद रखोगे तो इसमें आपको 1 मिनट भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अंडर रूट 2 GM अपॉन आर। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। अगेन इसमें सी ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन। Third, what will be the weight of a person on Earth who weighs 9 Newton on the moon? मून पे उसका वेट 9 है, उसी का वेट मुझे अगर अर्थ पे देखना है तो कितना होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। वेट का फॉर्मूला mg होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखो कि जो वेट ऑन अर्थ है, ठीक है, वेट ऑन मून मल्टीप्लाई बाय 6। क्यों? बिकॉज मून पे वजन कम हो जाता है, तो मून पे जो वजन हमें अर्थ पे मिल रहा है उसका 1/6 होता है। तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा? 1/6 को वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स ऑन वेट ऑफ मून। तो वेट ऑन अर्थ, मुझे वेट ऑन मून पता है 9 न्यूटन है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वेट ऑन अर्थ क्या मिला? 54 न्यूटन। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, let us move on to the fourth one. The gravitational force of acceleration due to two object is given by, अब ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, दो ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी रहेगी कितनी एक्ट होगी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से F is proportional to, that is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो कौन सा रहेगा? the first one। ठीक है, product of the masses and square of डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होगा? न्यूमरेटर में जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल में डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ वाला, द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ये भी याद रखो। ठीक है, फॉर्मूला से आप फ्रेम कर सकते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से डिनोट करते हैं। जी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम, है ना। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम अपन आर स्क्वायर, तो वहां से जी का फॉर्मूला निकालो, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। इसमें एफ इज मेजर्ड इन न्यूटन। ठीक है, फॉर्मूला से आप यूनिट बना सकते हो। एफ को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, आर तो मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर दो मासेस है, मल्टीप्लाई होंगे के जी स्क्वायर। तो क्या ऑप्शन रहेगा मेरा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, जिसमें से कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ए बी सी डी कौन सा है? जल्दी देख के बताओ। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिक्स्थ वन, एक्सेलरेशन इज डैश क्वांटिटी।
कौन सी क्वांटिटी? क्वांटिटी दो टाइप्स के पढ़े आपने, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें एक्सेलरेशन कौन सा जाएगा? एक्सेलरेशन, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी देता है तो एक्सेलरेशन का हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इट इज, कितनी होती है वैल्यू एट पोल्स, ठीक है। सबसे पहले अभी इनमें यूनिट देख लो, यूनिट आप देख सकते हो मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का स्पीड का यूनिट है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, और ये मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी का है। तो ये बाय डिफॉल्ट दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, बचे बाकी ये दोनों ऑप्शन। इसमें तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 9.7 समथिंग रहती है वैल्यू, जिसको हम लोग 9.8 लिखते हैं, 9.8 से ज्यादा नहीं लिख सकते। ड्यू टू अर्थ इज जीरो एट, ग्रेविटी जीरो कौन से पॉइंट पे होती है? याद रखो ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पे ही जीरो होती है, बाकी स्पेस में आप कितना भी स्पेस में चले जाओ हाइट पे, ग्रेविटी कम होते 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 जीरो कभी नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी, बट जीरो कभी नहीं होगी। तो ग्रेविटी जीरो किधर होती है? सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। अर्थ है, अर्थ के एकदम सेंटर पे, जिसके आसपास लावा सराउंडेड है, ठीक है, वो सेंटर पे ग्रेविटी जीरो, मतलब वहां से ग्रेविटी शुरू हो रही है। तो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.8, फिर अगेन 9.8 से कम होती रहती है। So A is the correct option. And 9, when an object is thrown upward, the force of gravity क्या होगा? ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी? Is opposite in direction of motion, is the same in direction of motion, becomes zero at higher point, increases as it rises up, ठीक है। ग्रेविटी तो इंक्रीज होने से रही, ग्रेविटी क्या होती है? जब हाइट पे फेंकता हो कोई भी ऑब्जेक्ट को तो ग्रेविटी हाइट पे डिक्रीज होती है, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। बिकम जीरो एट हायर पॉइंट, मैंने क्या बताया अभी कि जीरो कहाँ होती है? सिर्फ सेंटर ऑफ अर्थ पे ही जीरो होती है, हायर पॉइंट पे कभी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। इज द सेम, इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन, नो, ग्रेविटी नीचे पुल करता है ना हर चीज को, ठीक है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो बचा कौन सा? ए, इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैंने ऊपर फेंका हूँ चीज को बट ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है उसको, इसलिए वो चीज क्या हो जाएगी? स्लो होते होते रेस्ट पे आ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में। 10th, the value of g at the depth from the ground goes on, डेप्थ से, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब सरफेस हो गया, ठीक है, सरफेस से मैं डेप्थ की तरफ आऊंगा तो ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी ना, बिकॉज सरफेस से सबसे ज्यादा, ग्राउंड मतलब सरफेस हो गया है ना, तो सबसे ज्यादा ग्राउंड पे रहेगी, दैट इज सरफेस पे, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इंक्रीजिंग, फ्लक्चुएटिंग, डिक्रीजिंग, वेरिंग, डिक्रीज आ जाएगा। 11th one, as the height of the object from the surface of earth increases, value of g becomes, क्या बोला है? हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट सरफेस को, सरफेस के हिसाब से बढ़ रही है तो ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आया? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट डैश एट एनी सरफेस ऑन द अर्थ, मास क्या? मास और वेट में आपको फर्क पढ़ाया गया रहेगा। मास और वेट में फर्क क्या है? वेट फ्लक्चुएट होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट, ज्यादा होगा कम होगा। पोल्स पे सबसे ज्यादा वेट रहेगा, क्यों? बिकॉज पोल्स पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, बाकी पोल्स को छोड़ के आप कहीं पे भी जाओ वेट कम होते रहेगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मास की बात हो रही है। मास क्या होता है? कंटेंट ऑफ मैटर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता। आप मून पे मास देखो, अर्थ पे मास देखो, मास विल रिमेन सेम, तो मास कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए रिमेन्स कांस्टेंट आएगा। 13, according to Newton first law, if mass is more than the inertia of the body is, मास जितना ज्यादा रहेगा उतनी बॉडी का इनर्शिया भी बढ़ते रहेगा। याद रखो, डायरेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है उनका, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। द मास ऑफ द अर्थ इज, ये फिक्स वैल्यू है 6 into 10⁻24 kg, ऑप्शन कौन सा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 into 10⁻6 meters, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मीटर्स में दिया हुआ है कैलकुलेट करके, मतलब हर एक वैल्यू मीटर्स में, तो हम ये लेंगे। 16, द वेट ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम, वेट कहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है? इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर कौन सा पॉइंट होता है? ये सेंटर जो लाइन होती है सेंटर से पास होती है, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो वेट बॉडी का ग्रेजुअली डिक्रीज कब होगा? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो नो, वो तो इंक्रीज होता है ना, बिकॉज पोल्स पे सबसे ज्यादा रहेगा वेट, बिकॉज सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। पोल्स टू इक्वेटर, हाँ, पोल से लेके इक्वेटर पे आऊंगा तो ग्रेविटी डिक्रीज होती रहेगी, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी दो ऑप्शन दिख रहे तो बाद में लास्ट में डिसाइड करते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पोल टू पोल नहीं, पोल टू पोल भी पहले, पोल मैक्सिमम टू पोल अगेन वापस से सेम वैल्यू, पोल
डिक्रीज फिर इंक्रीज अगेन पोल पे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हाइट टू सरफेस, हाइट टू सरफेस पे भी आएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज होती है, तो ये भी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17, the orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of the, this is Kepler's first law, one of the foci, ये सबको आता रहेगा, very easy. The straight line joining the planet and the sun sweeps out equal against second Kepler's law, equal areas in equal interval of time, so D is the correct option. The square of time period of revolution around the sun is, the third law, directly proportional to the cube of its distance, mean distance of the planet from the sun, so directly proportional, correct option. ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपको मगअप करना है, केपलर्स लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मगअप कर लो, उसके हिसाब से एमसीक्यूज पूछे गए हैं। उसके बाद आता है the periodic time of a planet is t and the mean distance of the planet from the sun is r, then according to Kepler's third law, Kepler's third law ऊपर ही डिफाइन किया है। कभी कभार क्या होता है, एमसीक्यूज के जो आंसर्स है ना, ऊपर नीचे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है, मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, आपने जो आंसर लिखा है उसमें ही एमसीक्यू आपको मिल जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे मैंने बताया 20 का आंसर 19 से कनेक्टेड है, उसे बाकायदा पूरा लॉ फ्रेम किया है, तो आप देख सकते हो टू द क्यूब लिखा है 19 वाले क्वेश्चन में, टू द क्यूब, तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, इसमें क्यूब आएगा, तो टी स्क्वायर टाइम, है ना, स्क्वायर एक तरफ और क्यूब एक तरफ, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए और डी में क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि डी में क्यूब पहला है, स्क्वायर बाद में है, इसके लिए नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रिसाइसली लॉ याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 20 एमसीक्यूज खत्म हो गए। फिर आते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 मार्क के डेफिनेशन है। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स along the circumference of the circle and directed towards the center, समझ में आया, सेंटर की तरफ जो डायरेक्ट किया रहता है वैसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेंटर सीकिंग फोर्स, तो आपको डेफिनेशन लिखना है, ओके। What would happen if there was no gravity? Very simple. Gravity नहीं रहेगी तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, सपोज करो अर्थ से ग्रेविटी गायब हो गई तो ये स्टार्ट फ्लोटिंग। 23rd, what will be the value of g at the center of the earth? बहुत सिंपल है, ऊपर डिस्कशन आ चुका है, सेंटर ऑफ अर्थ पे g का वैल्यू क्या होता है, 0, तो इसका आंसर इज 0, इसका फ्लोटिंग। Will your weight remain constant as you go above the surface of earth? No, weight की बात हो रही है, मास की बात नहीं हो रही है, अगर मास की बात होती तो मास कांस्टेंट होता, वेट वेरी होने लगेगा, नो, वेट विल स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग, आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, दिख रहा है आपको सबको फिगर ये वाला, ठीक है। दो मास दिए फर्स्ट केस में और उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल लॉ का जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वही अगर दोनों का डिस्टेंस, ये पहले डिस्टेंस दोनों के बीच में d था, अब डिस्टेंस 3d हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F तो सेम रहेगा, कैपिटल G भी सेम, m1 m2 भी, मतलब वही मासेस है बट डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, तो d स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 3d द होल स्क्वायर आएगा, 3d स्क्वायर नहीं 3d द होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो g m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर आ जाएगा। इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें बच्चे लोग 3d स्क्वायर लिख देते हैं तो रॉन्ग मिलता है, 3 का भी स्क्वायर करेंगे आप, d का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आपको ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। फाइंड द ऑड मैन आउट, ठीक है, एक्सेलरेशन, मास, फोर्स, वेट, ठीक है। इसमें ऑड मैन आउट कैसे पता करेंगे, इसमें क्वांटिटी वाइज आपको देखना है, दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जिसमें से एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, तो वेट भी वेक्टर है, तो कौन सा आएगा, मास इज द ऑड मैन आउट। 27, मास, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस, वेट, ठीक है। पूरे चैप्टर में, ठीक है, वेट क्या है, वेट को mg बोलते हैं, वेट और मास का रिलेशन है, इवन पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, तो mg वेट ही हो गया जिसमें m मास हो गया, तो तीनों रिलेटेड है, तो रेडियस कहीं पे भी नहीं आ रहा कहीं फॉर्मूला में, इसके लिए रेडियस इज द ऑड मैन आउट ओवर। 28, वेट, थ्रस्ट, फोर्स, प्रेशर, ठीक है। आप देखोगे ना इसमें वेट और फोर्स एक जैसी चीज है, ठीक है, और थ्रस्ट भी फोर्स को ही बोलते हैं, याद रखो फोर्स का दूसरा नाम थ्रस्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर इज एन ऑड मैन आउट।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये न्यूटन के मोशंस के ऊपर जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वो है। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एकदम अलग ही है, तो इसमें ऑड मैन आउट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलो, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम। 30th, न्यूटन, ओम, केपलर, गैलीलियो। ठीक है, इसमें आप देखोगे ना, फोर्स के ऊपर न्यूटन ने रिसर्च किया था, केपलर के भी लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर थे। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर था, केपलर का प्लैनेटरी मोशन, गैलीलियो का भी फोर्स के ऊपर था। तो तीनों के रिसर्च ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट पे थे। ठीक है, ओम जो ऐसा साइंटिस्ट है जिसका रिसर्च करंट पे था, दैट ओम्स लॉ, तो ओम विल बी एन ऑड मैन आउट। तो यहाँ से हमने मोस्टली 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें 20 हमारे एमसीक्यूज थे और कुछ वन लाइन थे एंड कुछ ऑड मैन आउट थे।